हेलो, आज हम लोग फॉर्चुनेट 40 का पेपर 3 का सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं हम लोग के पास 3 सेक्शंस थे, सेक्शन 1, 2, 3। ठीक, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। ठीक है, तो सेक्शन 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेपर ये थोड़ा सा टिपिकल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट लाइन। एक हमको कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला दिया गया है VI/I² या V²/R। ठीक है, और हीट का भी फॉर्मूला दिया गया पावर इनटू टाइम VIT/I²RT। ठीक है, इतना आपको दिया गया है। अब एक क्वेश्चन दिया गया है ए लैम्प रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट। जब कभी भी लैम्प की रेटिंग यानी कि प्रिंटेड है बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है, तो उस केस में हम सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, लैम्प का रेसिस्टेंस आखिर कितना है। तो लैम्प का रेसिस्टेंस हो जाएगा 484। R = V²/P। ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। अब हम इस बल्ब को लेकर आए 220 वोल्ट वाले बल्ब को, और लेकिन हमने लगाया किसको कितने पे है, 110 वोल्ट की सप्लाई पे। ठीक है, तो 110 वोल्ट की जब हम इसको सप्लाई पे लगाएंगे तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर = V²/R। रेसिस्टेंस तो बदल नहीं पाएगा क्योंकि फिलामेंट तो वही है, रेसिस्टेंस 484 रहेगा। तो V² लेकिन चेंज हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज पहले से हाफ हो गया है, तो पावर जो है 1/4 टाइम्स हो जाएगी। दिस इज़ 25 वाट। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यहाँ पे 3 अलग अलग सर्किट दिए गए हैं। एक रेसिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस सीरीज में, यहाँ 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में। तो इसमें पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए 12 वोल्ट बैटरी विल बी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस इन द रेसिस्टर और कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, सब में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो पावर क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो सबकी हम पावर निकाल लें, टाइम मान लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो पावर निकाल लिया तो पहले की पावर आ गई 72 वाट, दूसरे की पावर आ गई 36 वाट, तीसरे की पावर आ गई 144 वाट। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा पावर किस में कंज्यूम होती हुई नज़र आ रही है, थर्ड वाले में। ठीक है, तो हीट भी क्या होगी, अगर सब में 1-1 मिनट का टाइम मान लें तो हीट भी इसमें मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम इन केस 3। पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है इम्पल्स। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स = चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv - mu अपॉन टी, या v - u अपॉन टी को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमें एक फॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन में। अब हमें क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमको दिया गया है ए नंबर ऑफ डिस्क ऑफ ईच ऑफ मोमेंटम 240 किलोग्राम आर स्ट्राइकिंग ए बॉल। ठीक है, तो 240 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम है, एक दीवार पे टकराया है 10 डिस्क पर मिनट। ठीक है, द फोर्स एसोसिएटेड विद दिस डिस्क इन नेटवर्क न्यूटन विड बी। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, m × n/60, मतलब सेकेंड्स में कर देंगे। 10 डिस्क पर मिनट है, तो 10 डिस्क पर मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 60 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास हमारा 240 है, डिस्क कितनी है 10, 60 सेकेंड्स में, तो फोर्स हो गया 40 न्यूटन का। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टेशनरी बॉल वेगिंग 0.5 kg एक्वायर ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन हिट ए हॉकी स्टिक, द इम्पल्स इम्पार्टेड इन बॉल इज। ठीक है, इम्पल्स होता है mv - u, जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या हो गया, पॉइंट मास हो गया 0.5 kg है, v - u यानी कि इनिशियल हम रेस्ट पे चले थे, स्पीड ये थी 20, तो कितना हो गया 10 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट 50 कॉपर्स पायराइट आर कॉन्सेंट्रेटेड बाई, ये हो जाएगा बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये हो जाएगा कॉपर पायराइट। ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, लो इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव इन केस ऑफ द कंट्रोलिंग फॉइल, बोथ ए एंड बी, यानी कि सैंड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ रहे हैं। फिर हमें एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है फिजिक्स में, ए बॉडी रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस ऑफ द मास, द पार्ट विल मूव। एक बॉडी है जो किसी चीज़ से टकराई और 2 पार्ट्स में इक्वल मास में डिवाइड हो गई है। तो या रेस्ट पे है, जैसे बम फूट गया, बम एक चुपचाप रखा हुआ है एक जगह पे और फूट के 2 अलग अलग पार्ट हो गए, तो एक जाहिर सी बात है, एक राइट जाएगा तो दूसरा लेफ्ट जाएगा। ठीक है, तो इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम
इक्वल स्पीड्स, ठीक है। 14 ए बॉल ऑफ मास 5 kg start moving from rest with uniform acceleration 3 meter per second square. What will be the magnitude of the momentum? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम जब हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको देखेंगे तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी की जगह हम लीनियर इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से u प्लस ए टी, ठीक है। इनिशियल हमारा क्या है, u 0 पे है, केवल क्या बचेगा ए टी, तो m मास हो गया, a एक्सीलरेशन हमारा 3 दे रखा है, टाइम दे रखा है 3, 45 हो गया, 45 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, 3 फोर्सेज हैं एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मास m, F1 F2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, F2 और F3 ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे लग रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों जब दो फोर्स लग रहे होते हैं तो उन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा अंडर रूट ऑफ F3 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तीसरा फोर्स इसको जो है बैलेंस कर रहा है, यानी कि ये रिमेन्स स्टेशनरी है, तो बिल्कुल उतना ही अपोजिट फोर्स लग रहा होगा जो इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो F2 फोर्स जो हमारा F1 हो गया, तो F1 फोर्स हम निकाल लेंगे, ठीक है। F फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स हमने निकाल ही रखा है कि हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, इतना ही फोर्स अपोजिट लगेगा, m मास हो गया तो F1 बाई एम, तो हमारे F1 की वैल्यू उतना ही अपोजिट फोर्स लग रहा है जो जितना हमारा ये फोर्स था एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। तो ये वैल्यू हम चाहे यहाँ पे F2 प्लस F3 का होल स्क्वायर मतलब ये लिखें, या उसकी जगह में F1 लिख दें, F1 बाई एम, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक हमें कॉम्प्रीहेंशन वाला एक क्वेश्चन दिया गया है, ए सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच इनटू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 10%। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेच करा गया है वायर को, स्ट्रेच, जब कभी भी हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वायर पतला होता चला जाएगा, ठीक है, उसका एरिया कम होता जाएगा और लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो लेंथ कितनी इंक्रीज कर देगी, 10%। तो जाहिर सी बात है कि उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो उतना ही उसका एरिया भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वॉल्यूम लेकिन अगर रिमेन सेम रखना है तो एरिया कम होगा, लेंथ बढ़ता जाएगा। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो एरिया 10% डिक्रीज होगा तो लेंथ 10% इंक्रीज होगा, तो 1.21, ठीक है। अगर हम इसको 10% इनका ले लें तो ये हो जाएगा 1.21 रो इंटू यानी कि 10 यानी कि 1.1 1.1, तो 1.1 ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.21 रो एल बाई ए, यानी कि पहले से कितना हो जाएगा 21%, ठीक है। रेसिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वायर पतला हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि रेसिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। 17, 2 वायर्स ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल हैव स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रेशियो 3:2, दो अलग अलग मटेरियल हैं इनके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी रो1 रो2 3/2 हैं, उनकी लेंथ का रेशियो 4/3 है, यानी L1 L2 का रेशियो 4/3 है, और क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो 5/4 है। डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया विच इज इक्वल टू 8/5, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रोस्टिंग इज डन फॉर विच ओर, ठीक है, सल्फाइड ओर। कैल्सिनेशन इज डन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, फॉर विच वन कैल्सिनेशन इज डन, ZnCO4, ठीक है। ब्रास इन एलॉय ऑफ कॉपर प्लस जिंक, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड प्लस SN टिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है मैथमेटिक्स में, हम फिर से देख ले रहे हैं। ए परचेज ए बुक ₹1000 एंड सेल टू बी, एक आदमी ए है उसने एक बुक खरीदी है 1000 रुपये में और उसने बी को बेच दिया है कितने में, 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो 1000 रुपये की खरीदी है, 20% के प्रॉफिट में बेचा, यानी कि 1200 रुपये में उसको बेच दी है। अब बी ने क्या करा है, बी ने सी को बेच दिया है कितने रुपए में, 1560 रुपये में, 1560 में, ठीक है। तो इसको भी, बी को भी कुछ फ़ायदा हो गया होगा, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन पे हमें वर्क करना है, यानी ए की बुक 1000 में ली है, बी ने इसको 1200 में लिया है और सी ने इसको 1560 रुपीज़ में परचेज किया है, ठीक है। What is the piece of B buy book from A?
कितने रुपए में इसने लिया है 1200 रुपीज़, 20% का फ़ायदा लिया है तो 1200 रुपये में बी ने परचेज़ करा है। व्हाट इज़ द प्रॉफिट एट विच बी सेल्स टू बुक टू सी। अब ये सी को बेच रहा है, सी को बेच रहा है 1560 में, खरीदा उसने कितने पे 1200 पे, कितने का प्रॉफिट हुआ 360 रुपीज़ का। तो 360 अपॉन ओरिजिनल प्राइस 1200 था इंटू 100, कितना परसेंट का प्रॉफिट मिल गया इसको बी को, 30% का प्रॉफिट मिल गया है बी को। ए सेल्स बुक डायरेक्टली सी, अगर ए सी को डायरेक्ट सी को ही सेल कर देता 1560 में, बी को देता ही नहीं, तब उसको कितना प्रॉफिट होता। तो ए का जो एक्चुअल प्राइस था वो था 1000 रुपये, ठीक है, और उसको कितना प्रॉफिट हो जाता है एकदम सीधे 560 रुपीज़ का, यानी कि 56% का उसको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई इज -1/2, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 2z कितना होगा। तो हम क्या कर दें, एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम ले लिया दोनों तरफ, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, दोनों इक्वेशन को हमने एक तरफ लिख लिया और सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करने पे हम एक चीज़ को ध्यान देंगे कि हमने स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सबको हमने रीअरेंज कर लिया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z, तीनों को रीअरेंज कर लिया और हमको क्या नज़र आ रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें 3 स्क्वायर टर्म्स नज़र आ रहे हैं जिनका एडिशन 0 है, और 3 स्क्वायर टर्म्स का एडिशन 0 तभी हो सकता है जब ये इंडिविजुअल ईच टर्म ही 0 हो, क्योंकि अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड नेगेटिव भी हो जाए तो भी उनका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और 3 पॉजिटिव नंबर 0 तभी हो सकते हैं जब ये केवल नंबर 0 हो, 0 प्लस 0 प्लस 0, तभी ये 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स प्लस, तो एक्स माइनस वाई भी क्या होगा 0, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू जेड होगा, और जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 1 के इक्वल हो जाएंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस 2z क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब अगर हम लोग 27 को देखें तो 27 में अगर हम लोग देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 8। तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4, आखिर हमारा आंसर क्या होगा। तो इसको कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करने लगे तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेगा अगर हम इसको केवल आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, मतलब इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा, आप खुद देखिए, और तब जाके आंसर आएगा इसका 18। अगर हम लोग आइडेंटिटी, मतलब जो हम लोग एक्चुअल में हम लोग केवल आइडेंटिटी पढ़े होंगे और आइडेंटिटी हम लगाते चले जाएं, और आइडेंटिटी मतलब इधर उधर करते चले जाएं, सॉल्व करते जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, लेकिन आंसर तो आ जाएगा, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। तो ये, लेकिन ये मेथड मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप आइडेंटिटी, लेकिन दिक्कत क्या है, अभी आप लोग केवल आइडेंटिटी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दूसरे मेथड को एक बार देखते हैं कि कैसे ये कर पाएंगे। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 दिया गया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम मिडिल वाले टर्म को जो ध्यान से देखते हैं, 1 2 3, कोई भी 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड, मान लो कुछ भी हो जाए, ठीक है, प्लस हो चाहे माइनस हो एक्स वाई जेड, उनका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 3 पॉजिटिव स्क्वायर्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक ये इस चीज़ को आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो चीज़ है इसको हम लेते हुए अब जरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 नंबर्स अगर सम है तो हम कुछ इनमें नंबर पुट करके देखते हैं। अगर हमने इसको 1 पुट करा, इसको भी 1 करा, तो इसको हमने को 2 पुट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो x है या तो ये -1 भी हो सकता है +1 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम -1 रख के देखें तो भी ये 6 आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब चाहे x +1 हो चाहे -1 हो, दोनों हो सकते हैं। तो ये हमने एक
रफली इसको सॉल्व करके देख लिया एक अंदाजे से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको देखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा क्या है 8 दे रखा है। तो हमने फिर से वही वैल्यू रख के देखी, तो -1 1 और 2 रख के देखा तो ये हमको 8 मिल गया। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि x की वैल्यू जो है वो -1 है और y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 2 है। तो सीधे हम लोग x² प्लस वाई की पावर 4 x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस z की पावर 4 हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 18। तो ये मेथड क्या है बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या ये तरीके इस तरीके से हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो फिर आप बिल्कुल ही एकदम ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे तो आप इसको करते चले जाइए ट्रेडिशनल तरीके से, और ट्रेडिशनल तरीके से करते 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 आपका आंसर 18 आ जाएगा। पर आपके पास पेपर में इतना टाइम ही नहीं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है। यहाँ पे एक ये ग्राफ है, मतलब यहाँ पे दिया गया एक मिरर है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन पे एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये मिरर पे पूछा गया है कि हमारा इसका इमेज कहाँ जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर आर, केवल प्लेन मिरर। अभी हम ये भूल जाएं कि यहाँ पे कोई मिरर रखा है, केवल ये प्लेन मिरर रखा है, तो ये हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे देखें, ये हमने प्लेन मिरर रख दिया, कोऑर्डिनेट पे हमने जो ओरिजिन है उस पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसका इमेज हमें इतनी ही दूरी पे मिलेगा, ये इधर मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही इतनी दूरी पे मिलेंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो ए का जो इमेज होगा वो ए डैश यानी कि यहाँ पे मिलेगा और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये 0 0 है, हर एक ये 10 0 पे मिरर रखा गया ये, फिर ये, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे +10 और -10, ठीक है। सिंपल सीधे नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब सेकंड में देखते हैं कि अगर यहाँ पे अब ये प्लेन मिरर हटा देते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर रख दिया गया, ऑब्जेक्ट अभी भी यहीं पे है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो पूछ रहा है, इसकी इमेज बनेगी कहाँ पे, ठीक है। तो इसकी इमेज बनने के लिए हम लोग यहाँ पे उसके फॉर्मूले भी दिए गए हैं मिरर फॉर्मूले के, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम फिर से इसको देखें, यहाँ पे हमारा एक कॉनकेव मिरर रखा गया है जिसकी फोकल लेंथ 10 है, कितनी दूर पे रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूर पे रखा गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूर पे, यानी फोकल लेंथ का डबल, ठीक है। फोकल लेंथ के डबल पे अगर रखा जाता है तो इमेज भी वहीं पे ही बनती है, उतने ही साइज़ की एकदम अपोजिट, ठीक है। एक तो ये सिंपल रूल हो गया, ठीक है। रूल क्या है कि अगर हम फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज जो होती है बिल्कुल उतना ही साइज़ की अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो उस हिसाब से जितनी इमेज यहाँ पे बन रही है बिल्कुल उतना ही अपोजिट यहाँ पे बनेगी, यानी कि उसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 20 0 होंगे, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, हम डायरेक्ट बिना सॉल्व करे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करके निकालें तो देखें आंसर क्या वही आ रहा है। तो हमको जो फार्मूला दिया गया है वो फार्मूला ये है 1/v + 1/u = 1/f। फोकल लेंथ जो कॉनकेव की होती है वो होती है माइनस में, तो -10, u हमारा दिया गया था -20, ठीक है, 20 की डिस्टेंस पे रखा गया था। तो v हमने निकाल लिया, v हमारा आ गया -20, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया 20, तो y कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया 0। मैग्नीफिकेशन हो गया -v/u यानी कि -1, यानी कि सेम साइज़ की बिल्कुल उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 20, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे तो जो लॉजिक है उससे भी आप निकाल सकते हैं, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है अब हमने इसको यहाँ से हटा दिया, ये तो प्लेन तो हटा ही दिया है, अब यहाँ पे ये वाला मिरर भी हटा दिया, यहाँ वाले मिरर को हटा के हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रख दिया है। क्या रख दिया है, कॉन्वेक्स मिरर रख दिया है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर को जब हम रखेंगे तो इसको भी हम देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को जब हम ये अब क्या हो गया कॉन्वेक्स, हमने इसको इमेज को थोड़ा सीधा करके देख रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज़ ये ऐसे था, ठीक है,
कुछ ऐसे। तो ये कॉन्वेक्स मिरर रखा गया है कितनी दूर पे, 20। यहाँ ऑब्जेक्ट है 0 0 पे, ठीक है। तो इसका इमेज अब हमारा कहाँ बनेगा, तो अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो कॉन्वेक्स के हमेशा इमेज अंदर बनता है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट कुछ और ऊपर चले जाएंगे यहाँ की जगह। पहले हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा था कॉनकेव में, लेकिन इसका इमेज इधर बनेगा, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको बिना सॉल्व करे ये नहीं निकल पाएगा। तो हमने क्या करा, फॉर्मूले से वैल्यू रख दी। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो +10 होती है, तो +10 रखा, ये -20 पे इमेज रखी, ऑब्जेक्ट रखा ही गया है, तो v की पोजीशन हमें पता चल गई। v की पोजीशन आ गई 20/3 सेंटीमीटर, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। मैग्नीफिकेशन हमने निकाल लिया +1/3, तो हमारा जो है इमेज का जो साइज़ हो जाएगा वो 10/3। तो हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इससे पता चल जाएंगे। दिस इज़, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, क्योंकि अब कुछ इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। तो जब इस तरीके से रखा गया है, वैल्यूज़ हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं, तो x और y जो है वो कुछ इंटरचेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, 80/3 और 20/3 हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 80/3 और 20/3। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा कोई भी आंसर इसमें नहीं मिल रहा है, यानी कि नन ऑफ दीज है। नाउ नेक्स्ट पे आ जाने हैं, हमको फिर एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। ए कटिंग एज ऑफ नाइफ शुड बी शार्प। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो कटिंग एज ऑफ नाइफ शुड बी शार्प, तो हम लोग चाकू में धार क्यों तेज होती है, क्योंकि हमें क्या करना होता है उसके अंदर, टू इंक्रीज प्रेशर। प्रेशर को ही हमें इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हाथों से लगने वाला फोर्स थोड़ी बढ़ जाएगा, हाथों से लगने वाला फोर्स तो वही रहेगा। तो एरिया जैसे ही कम करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा और कोई भी चीज़ आसानी से कट जाएगी, ठीक है। तो एरिया कम करते ही प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। 32 में यहाँ हमें 3 ब्लॉक्स दिए गए अलग अलग मासेस के, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg मास के, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है किस में हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू ग्रेविटी, mg, ठीक है। फोर्स इज वेट, ठीक है, और वेट क्या है, mg, ठीक। तो प्रेशर क्या हो गया, mg अपॉन ए। तो मास सबके दिए गए हैं, g हमने मान लिया 10 है, तो सबका हमने अलग अलग प्रेशर, एरिया हमको यहाँ पे दिए गए हैं, तो एरिया से हमने सबके प्रेशर निकाल लिए, 2.5, 3.33 और 5। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर हमें किस में नज़र आ रहा है, 4 kg वाले में, ठीक है। तो P3 में सबसे ज़्यादा प्रेशर है, फिर P2 में है, फिर P1 में। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम 30%। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू ए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड इज रिफाइनिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। Which of the given properties are generally not exhibited in ionic compound, electrical conductivity, the reaction between XY which forms Z is an ionic compound has high melting point. ये ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट फिर हम लोग को एक कॉम्प्रीहेंशन दे दिया गया है और 38 में पूछा गया कि क्या होगा। तो इसको हमने डायरेक्ट क्या करा, सिंपल है ये, तो डायरेक्ट हमने इसको सॉल्व कर लिया, सारी 2 की पावर एक तरफ कर लिया, ठीक है, ऊपर ले गए, सबको सॉल्व कर लिया और सिंप्लीफाई करते गए। सिंप्लीफाई करने के बाद विच इज़ इक्वल टू 3/2 इस ए ऑप्शन इज करेक्ट। 38 सिंपल था। विच इज़ द ग्रेटेस्ट, इन सब में ग्रेटेस्ट कौन है। तो हमने क्या करा, सबको 3 की पावर में कन्वर्ट कर लिया। ये 3 की पावर में ऑलरेडी है, 27 को भी 3 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 3 की पावर 3 इंटू 64। 9 को भी 3 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, 3 स्क्वायर इंटू 100। और 81 को भी 3 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, 3 की पावर 4 इंटू 49। और देख लिया जिसकी भी पावर सबसे ज़्यादा होगी वही नंबर सबसे ज़्यादा होगा, तो ये आ गया 200। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, थर्ड नंबर, यानी कि 27 की पावर थर्ड नंबर, 9 की पावर 100, यानी कि 9 की पावर 100 हमारा सबसे ग्रेटेस्ट है। 39 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 40 में हमें क्या दे रखा है, PQR, P की पावर Q और Q की पावर R इज इक्वल टू 512। तो 512 की पावर 1 की पावर 1 हमने ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिख लिया, 512 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 और 9 की पावर 1, ठीक है। तो
अब 9 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 512 को हम लिख सकते हैं। और इसको हम पी क्यू आर से क्या कर दें, कंपेयर कर दें। तो पी क्यू आर से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम इसको दूसरी तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 की पावर 3 की पावर 1, ये भी लिख सकते हैं। तो ये 3 तरीके से लिख सकते हैं पी क्यू आर को, ठीक है। अब हम कह रहे हैं P इंटू क्यू इंटू आर हमारा क्या होगा, तो पी क्यू आर हमारा क्या क्या हो सकता है ना। तो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। तो पहले हमने 291 मान सकते हैं, 291 मानेंगे तो 18 आएगा। 232 मान सकते हैं, 232 मानेंगे तो 12 आएगा। 831 मान सकते हैं, 831 मानेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। और चाहें तो हम लोग 512 11 मान सकते हैं तो 512। तो इन सब में सबसे मिनिमम कौन सा आ रहा है, 12। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, फिर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 13a² 20b² इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन c प्लस डी हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, इस इक्वेशन को लिख लिया है और रीअरेंज करके लिख लिया है, ठीक है। ए एक तरफ, बी एक तरफ, सी एक तरफ, ठीक है, रीअरेंज कर लिया। अब हमने ए और बी का ऐसा कुछ देखना है जो स्क्वायर में हमें नज़र आए। तो ये हमको 3 टर्म a प्लस बी स्क्वायर के टर्म में हमने इसको नोट कर लिया। अब हमें क्या नज़र आ रहा है, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 स्क्वायर के टर्म का सम जो है वो 0 है। तो ये इसका मतलब हर एक टर्म इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हर एक टर्म अगर हमारा 0 होगा तो 3a माइनस बी हमारा 3a माइनस 2b 0 होगा, 4b माइनस सी 0 होगा, 2a माइनस डी 0 होगा। तो ये इसका मतलब 3a इक्वल टू 2b, बिल्कुल वही है जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग ऐसा देख रहे थे। तो वही अब हमारा b निकला के आ गया, c आ गया और d आ गया, किसके टर्म में, a के टर्म में आ गया। अब हमको वैल्यू पता करनी थी a प्लस बी सी प्लस डी की। तो सबको a के टर्म्स में रख दिया, a को हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 5/16, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 206, x की पावर 200, x की पावर 90, 84, ये हमें बताना है, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे x प्लस 1/स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको हमने सॉल्व कर लिया। x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ओपन कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, x² माइनस 1 प्लस 1/x² इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। 3 हमारा इधर लेफ्ट साइड में गया तो -1 हो जाएगा। हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो x⁴ माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा ये टर्म, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ हमने क्या करा, x² प्लस 1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमको एक इम्पॉर्टेंट टर्म मिल गया, x की पावर 6। अब हम अपनी इक्वेशन में देखें तो यहाँ सब जगह हमको एक 6 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, 206 200, फिर सीधा आ गया 90 और 84, 6 का डिफरेंस, 18 और 12 6 का डिफरेंस, और फिर यहाँ पे 6 प्लस 1। तो अब हमें क्या नज़र आ रहा है, x की पावर 6 प्लस 1 क्या है, 0। तो x की पावर 6 प्लस 1 0 है। तो सब जगह हमने इसको क्या करा, x की पावर 6 में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हमने x की पावर 200 कॉमन ले लिया, x की पावर 6 प्लस 1, दो टर्म ले लिए, x की पावर 6 प्लस 1। यहाँ से हमने 84 कॉमन ले लिया, x की पावर 6 प्लस 1। x की पावर 12 है तो x की पावर 12 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो x पावर 6 प्लस 1 और x पावर 6 प्लस 1, सब में हमने यहाँ पे 0 0 0 पुट कर दिया, तो हमको आंसर क्या मिल गया, 0। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। पूरा पेपर सॉल्व हो गया।